Hi guys, today we will start chapter first chemical reactions and equations. So let's start it. Consider the following situations of daily life and think what happens when. हम consider करेंगे daily life की situations जैसे कि milk is left at room temperature during summers. समर में जब हम मिल्क को रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो क्या होगा, दूध फट जाता है. एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर. आयरन तवा पैन नेल इन सबको जब हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो क्या होती है, उसमें जंग लग जाती है. ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड. जब हम ग्रेप्स को फर्मेंट करते हैं तो क्या होता है, अल्कोहल बन जाती है. फूड इसको जब हम फूड को पकाते हैं तो क्या होती है, नया सब्सटेंस बनता है. फूड इज गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी. जब हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो भी नया सब्सटेंस बनता है. वी रिस्पायर तो भी नया सब्सटेंस बनता है. इन ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड. ऊपर की जो भी हमने सिचुएशंस पढ़ी हैं उसमें जो नेचर और आइडेंटिटी है उसमें कुछ ना कुछ चेंज होता हुआ हमें दिख रहा है. वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लास. हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है. Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. जब कोई chemical change होती है तो हम क्या कहते हैं कि कोई chemical reaction हुई है. You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. आप सोच रहे होंगे कि ये chemical reaction होती क्या है actually. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? हम कैसे जानेंगे कि कोई chemical reaction हो रही है. Let us perform some activities to find the answer to these questions. सो स्टार्ट द एक्टिविटी 1.1. सबसे पहले पॉइंट हमें दिया है कि क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर. हमें सबसे पहले क्या करना है, जो मैग्नीशियम रिबन लेनी है 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग की, उसमें हम रब करेंगे किससे, सैंड पेपर से रब करेंगे. होल्ड इट विथ a pair of tongs, burn it with using a spirit lamp or burned and collect the ash is so formed in the watch glass as shown in the figure 1.1. Burn the magnesium ribbon keeping it away as far as possible from your eyes. अब हम क्या करेंगे, जो हमने मैग्नीशियम रिबन ली है उसको टोंग से पकड़ेंगे और उस जो हम टोंग से पकड़ेंगे तो उसे बर्नर के पास ले जाते हैं तो उससे क्या होगी, डेजलिंग वाइट फ्लेम निकलेगी और उससे जो हमारी जब वो जलती है बर्न होती है तो क्या होती है, उससे ऐश बाहर निकलती है. और ये आपको अकेले नहीं करना है, आपको टीचर की हेल्प से करना है और ये अपनी आंखों से दूर रखें. You must have observed that magnesium ribbons burned with a dazzling white flame and changes into white powder. आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जो मैग्नीशियम रिबन है जब हमको बर्न किया है हमने उसको तो डेजलिंग उससे क्या हुई है, डेजलिंग वाइट फ्लेम निकली है जो कि चेंज हो गई है वाइट पाउडर में. दिस पाउडर इज अ मैग्नीशियम ऑक्साइड. जो ये पाउडर है उसको क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो पाउडर. इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर. जो ये रिएक्शन हुई है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुई है, इसीलिए उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गई है वो. अब हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 1.3. टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन ए कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब. अब हम कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स लेंगे और कॉनिकल फ्लास्क लेंगे. आप टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हैं या तो फिर कॉनिकल फ्लास्क भी ले सकते हैं. उसमें क्या करना है, आपको जिंक ग्रेन्यूल्स डालना है. एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस फिगर 1.1. आपको क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है या तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड भी आप डाल सकते हैं. डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स. आप देख पा रहे होंगे कि जिंक ग्रेन्यूल्स के आसपास कुछ हो रहा है. टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब. इज़ देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर. आप जब आप कॉनिकल फ्लास्क को टच करेंगे तो उसके टेम्परेचर में कुछ ना कुछ चेंज होता हुआ दिख रहा है, वो गर्म हो जाता है. From the above three activities, we can say that any of the following observations help us to determine whether a chemical reaction has taken place. जो ये 3 एक्टिविटीज़ हमने पढ़ी हैं उससे हमें क्या हेल्प मिली है, ये हेल्प मिली है कि जो हम केमिकल रिएक्शन है वो किस तरह अपना चेंज करती है, अपना स्टेट चेंज करती है, कलर चेंज करती है और एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर. As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us. We will study about that various types of chemical reaction and their symbolic representation. अब हम स्टडी करेंगे various types of chemical reaction और उनके symbolic representation in this chapter. Okay, so start the topic chemical equations.
When a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted into magnesium oxide. जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फ्रॉम इज क्वाइट लॉन्ग. जो ये डिस्क्रिप्शन है ये काफ़ी बड़ा है. इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म. इसको हम किस में लिख सकते हैं, शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं. द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज़ टू राइट इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड इक्वेशन. इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, जो हम उसको वर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं. द वर्ड इक्वेशन फ्रॉम द अबव रिएक्शन वुड बी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. जो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट्स हैं. मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट है. The substances that undergo chemical change in the reaction, magnesium and oxygen are the reactants. जो ये chemical change है उसमें आपको reaction दिख रही होगी, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है, reactants हैं. The new substance is मैग्नीशियम ऑक्साइड. जो नया सब्सटेंस है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो कि रिएक्शन के दौरान हुई है. एज अ प्रोडक्ट, वो क्या है, प्रोडक्ट है. A word equation shows change of reactants to product through an arrowhead between them. जो वर्ड इक्वेशन होती है वो प्रोडक्ट को पॉइंट आउट करती है, जो उसके एरो होता है उससे पॉइंट आउट करती है प्रोडक्ट को. द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन आ लेफ्ट हैंड साइड विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम. जो रिएक्टेंट होती है उसको प्लस साइन लगाते हैं दोनों रिएक्टेंट्स के बीच में, उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स. Similarly, products are written on right hand side with a plus sign between them. इसी तरह जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में लिखते हैं, उनके बीच में क्या लगा के, साइन लगा के. द एरो हेड पॉइंट आउट्स टूवर्ड्स द प्रोडक्ट एज सोन द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. जो एरो हेड होता है वो जो प्रोडक्ट्स की तरह पॉइंट आउट करता है उसको हम कहते हैं एरो हेड, जो कि शो करता है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. अब हम पढ़ेंगे राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन. इज़ देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन. अब यहाँ पे कोई शॉर्टर फॉर्म है केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए. केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ़ वी यूज़ केमिकल फॉर्मूले इंस्टेड ऑफ वर्ड्स. अगर हम केमिकल इक्वेशन को और भी कंसाइज और यूजफुल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें उसके केमिकल फॉर्मूले लिख सकते हैं उन वर्ड्स की जगह. जैसे कि अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन. जो केमिकल इक्वेशन होती है वो क्या दिखाती है, कि केमिकल रिएक्शन हुई है. इफ़ यू रिकॉल फॉर्मूले ऑफ मैग्नीशियम, आप रिकॉल कर सकते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के जो फॉर्मूले होते हैं. द अबव वर्ड इक्वेशन can be written as Mg plus O2 arrowhead MgO. Count and compare the number of atoms of each element on the LHS and RHS of the arrow. आपको काउंट करना होगा और कंपेयर करने होंगे दोनों साइड के एटम्स को, जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है. इज़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ द साइड्स. इफ़ यस देन द इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड. अगर दोनों साइड एटम्स इक्वल होंगे तो क्या होगा, बैलेंस्ड होगा. अगर नहीं होंगी तो क्या होगा, अनबैलेंस्ड होगा. द मास इज़ नॉट द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. अगर उसका मास नहीं सेम होगा, दोनों साइड के एटम्स नहीं सेम होंगे तो क्या होगा, वो केमिकल इक्वेशन जो होगी वो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होती है. The chemical equation of a skeletal chemical equation for the burning of magnesium in the air. जो skeletal chemical equation होती है हम उसको unbalanced chemical equation भी कहते हैं. अब हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन. रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडी इन क्लास 9. मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. आपने क्लास 9th में स्टडी किया होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि वो क्या होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास ना ही बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय होगा. दिस इज़ द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स. In other words, the number of atoms of each element remains the same before and after the chemical reaction.
केमिकल रिएक्शन के पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद में जो भी नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट्स के वो रिमेन्स वो सेम रहेंगे। हैंस वी नीड टू बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अभी हमें ज़रूरत है किसको, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की। इज द केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड? लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 may be represented as। अब हम उसे बैलेंस करना सीखेंगे कि किसी भी इक्वेशन को, जैसे कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। द above word equation may be represented by the following chemical equation: Zn plus H2SO4, arrowhead ZnSO4 plus H2। Let us examine the number of atoms of different elements on both sides of the arrow। आपको अब जो एटम्स है दोनों साइड के वो कंपेयर काउंट करने होंगे कि दोनों साइड सेम है कि नहीं है। तो चलिए काउंट करते हैं। एलिमेंट ZnHSO, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फ्यूरिक एसिड है और ऑक्सीजन है। तो अब हम क्या करें, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स। Zn कितना है 1 और RHS में कितना है 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और RHS में कितने हैं 2 हैं और S कितना है LHS में 1, राइट हैंड साइड में 1, O कितना है 4 और RHS में 4। तो अभी हमें क्या दिख रहा है कि इसमें दोनों साइड ही नंबर ऑफ एटम्स बिल्कुल सेम है। एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे, आपने पढ़ा था कि अगर दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे तो क्या होगा, बैलेंस्ड केमिकल होगी। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब हम और केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। ओके, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। तो चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। स्टेप 1, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूले। सबसे पहले अगर हम बैलेंस करेंगे केमिकल इक्वेशन को तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हर एक फॉर्मूले में आपको बॉक्स ड्रॉ करना होगा। डू नॉट चेंज एनीथिंग इंस्टेड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। आपको बॉक्सेस के अंदर कोई भी चेंज नहीं करना है बैलेंसिंग जब आप करें। स्टेप सेकेंड, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दी अनबैलेंस्ड इक्वेशन। हम लिखेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन में जो भी एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स हैं, उसमें राइट लेफ्ट हैंड साइड और RHS में देखेंगे कि दोनों साइड नंबर इक्वल हैं कि नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Fe में 1 है, RHS में 3 है। तो अभी क्या है, इसमें अभी 2 और कम है। हाइड्रोजन के कितने हैं 2 हैं और RHS में भी 2 हैं और ऑक्सीजन के 1 हैं और RHS में 4 हैं। तो अभी क्या है, ये अनबैलेंस्ड है। स्टेप 3, इट इज़ ऑफन convenient to start balancing with a compound that contains the maximum number of atoms। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस स्टार्ट करेंगे जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो किसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, Fe में है। It may be a reactant or product in the compound. Select the element which has the maximum number of atoms। अगर वो रिएक्टेंट हो, प्रोडक्ट हो, कोई मैटर नहीं करता, आपको बस देखना है कि जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स होंगे उसी को हम पहले यूज़ करेंगे। यूजिंग these criteria we select Fe3O and the element oxygen in it। There are 4 oxygen atoms on the RHS and only 1 LHS। आपने देखा होगा कि 4 ऑक्सीजन के हैं RHS में और ओनली 1 है LHS में। सॉरी, वो ऊपर 3 था और नीचे ऑक्सीजन के ज़्यादा हैं 4। ओके, सो टू बैलेंस दी ऑक्सीजन एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, उसी का बैलेंस करेंगे। इन रिएक्टेंट्स, इन प्रोडक्ट्स, इनिशियल 1 है हाइड्रोजन और 2 बैलेंस करेंगे तो 1 × 4। ओके, इन प्रोडक्ट्स 4 में है 4 है, Fe3O4 4 है ऑक्सीजन का तो 4 का करेंगे और रिएक्टर्स में क्या था 1 था, इसलिए हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो उससे क्या होगा, इक्वल हो जाता है। ओके, to equalize the number of atoms it must be remembered that we cannot alter the formulae of the compounds or elements involved in the reaction। For example, to balance oxygen atoms we can put coefficient 4 as 4H2O and not H2O4 or H2O bracket O4।
नाउ द पार्टली अनबैलेंस्ड इक्वेशन बिकम्स, आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप देख रहे होंगे कि H2O, उसमें आपको चेंज नहीं करना है, आपको कोफिशिएंट चेंज करना है। ओके, Fe+4, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 4 को हमने बॉक्स के बाहर किया है, अंदर कोई भी चेंज नहीं करना है आपको। ओके, H2O एरोहेड Fe3O4 प्लस H2। स्टेप 4, Fe एंड H एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड। अब हम क्या दिख रहा है कि Fe और हाइड्रोजन क्या है, अभी बैलेंस नहीं है। पिक अप एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू प्रोसीड फर्दर, हम कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन, हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। To equalize the number of hydrogen atoms, make the number of molecules of hydrogen as 4 on the RHS. So start. Atom of hydrogen in reactants in products. To initial में क्या है, 8 in 4 H2O, और इन प्रोडक्ट्स में क्या है, 4 हैं, 2 का मल्टीप्लाई किया है हमने प्रोडक्ट्स में, क्योंकि हमारे रिएक्टर्स में कितने हैं, 8 हैं, और हमें उसी प्रोडक्ट्स में भी सेम करने हैं, तो क्या करेंगे, हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो इससे हमारी इक्वेशन कैसी हो जाएगी, Fe+4H2O Fe3O4 4H2। तो हमारे हाइड्रोजन क्या हो गए, बैलेंस हो गए हैं। Examine the above equation and pick up the third element which is not balanced. You find that only one element is left to be balanced, that is iron. अब हम कोई भी एलिमेंट, कोई भी थर्ड एलिमेंट पिक कर सकते हैं जो कि अभी अनबैलेंस्ड है। कौन है अनबैलेंस्ड, आयरन है। एटम ऑफ आयरन इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, इनिशियल 1, Fe का 1 है, प्रोडक्ट्स में कितने हैं, 3 हैं। अब इसको बैलेंस करेंगे 1 × 3, क्योंकि प्रोडक्ट्स में कितने हैं, 3 हैं, तो हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। और ध्यान रखें कि आपको ब्रैकेट के बॉक्स के अंदर कोई भी चीज़ नहीं करना है, नहीं तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। टू इक्वलाइज Fe, वी टेक 3 एटम्स ऑफ Fe ऑन LHS। ओके, 3 Fe+4 H2O Fe3O + 4 H2O। अब हमें क्या दिख रहा है, 3 एलिमेंट्स Fe के हैं और प्रोडक्ट्स में भी 3 हैं, तो अभी क्या हो गया, हमारे आयरन भी बैलेंस्ड हो गया। स्टेप 4, फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन वी कैन नॉट काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। अब हम चेक करेंगे अपनी करेक्टनेस बैलेंस्ड इक्वेशन में कि हमारी जो एटम्स है दोनों साइड सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे 3 Fe, आयरन के कितने हैं, 3 हैं, प्रोडक्ट्स में भी 3 हैं, और हाइड्रोजन के कितने हैं, 8 हैं, 4 × 2 8, 4 × 2 प्रोडक्ट्स में भी है 8, तो ये भी क्या है, इक्वल है। और प्रोडक्ट्स में कितने हैं, 4 हैं ऑक्सीजन की, और रिएक्टर्स में भी 4 हैं, तो अभी क्या है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड इक्वेशन आर इक्वल। जो भी एटम्स है दोनों एलिमेंट्स के क्या हैं, इक्वेशन में क्या है, बैलेंस्ड है। द इक्वेशन इज़ नाउ बैलेंस। अब क्या हुई है, इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। This method of balancing chemical equation is called hit and trial method, as we make trials to balance the equation by using the smallest whole number coefficient. ओके, तो इसमें क्या किया हमने, बैलेंस किया है, इस बैलेंसिंग किया है, तो इस बैलेंसिंग इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। और इसमें हमने क्या किया है, स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट को यूज़ किया है। स्टेप 7, राइटिंग सिम्बल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। अब हम क्या करेंगे, सिम्बल्स लिखेंगे। Carefully examine the above valence. Does this equation tell us anything about the physical state of each reactant or product? जो हमें इक्वेशन दी गई है वो हमें क्या बता रही है, फिजिकल स्टेट बता रही है रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट्स में। नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन इन दिस इक्वेशन। यहाँ पे हमें इस इक्वेशन में कोई भी फिजिकल स्टेट नहीं दिया है। To make chemical equation more informative, the physical state of the reactants and products are mentioned along with their chemical equation, chemical formulae। अब हमें अपनी केमिकल इक्वेशन को और भी अच्छा दिखाने के लिए, और भी मोर इन्फॉर्मेटिव, और भी जानकारी देने वाली इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, उसमें फिजिकल स्टेट्स इसमें प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि द गैसियस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द नोशंस। आपको पता होगा कि गैस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, G से, और लिक्विड को L से, और एक्वस को AQ से, और स्टेट्स को, सॉलिड को S से। ये कुछ आपको सिम्बल्स थे। द
Word aqueous is written if the reactant or product is present as a solution of water. अगर aqueous को हम इसमें तब लिखते हैं जब वाटर में कोई सॉल्यूशन हुआ हो. ओके, द बैलेंस बिकम्स 3FeS. अभी हमारा आयरन क्या है, सॉलिड है. 4H2O. 4H2 अभी क्या है, गैस है. Fe3O4 क्या है, सॉलिड है. 4H2O क्या है, गैस है. Note that the symbol G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam. आपको ये नोट करना होगा कि जो सिंबल G है वो बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है H2O, जो कि रिएक्शन है वाटर में, जो क्या है वो स्टीम है. यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूड इन अ केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई दैम. ये जो फिजिकल स्टेट है वो आर नॉट included the chemical equation unless it is necessary to specify them. जो हमारी फिजिकल स्टेट है वो क्या करती है, केमिकल इक्वेशन को नेसेसरी करती है. समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, catalyst etc for the reaction are indicate above and or below the arrow in the reaction. For example, और कुछ टाइम हमें क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर दिखाना पड़ता है, प्रेशर दिखाना पड़ता है. तो हम क्या करते हैं, उसमें क्या लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा CO गैस प्लस H2O. 340 एटम्स किसके हैं, 340 एटम्स क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं. तो हमने इसको कहाँ पे लिखा, एरो हेड के ऊपर लिखते हैं. CH3OH, C6O एक्वस, 12H2O. सनलाइट देखिए, अभी हमें सनलाइट को रिप्रेजेंट करना था क्लोरोफिल में, तो हमने क्या किया, क्लोरोफिल थी और उसमें सनलाइट दोनों रिएक्ट कर रही थी, तो हमने क्या किया, एरो हेड के ऊपर लगाया है. C6H12O से C आपको याद रखना है कि ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है. 6O2 + 6H2O. ओके. और गाइज आपको ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी होगी, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं. ओके, सो आपको ये वेल प्रिपेयर करना होगा. ओके, अब हम इसके आगे का चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे. ओके.